हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। कल हमने सीखा था कोशिका क्या होती है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन देखो, सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य होता है, बाहर से अंदर भी होता है और अंदर से बाहर भी होता है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो बाहर से अंदर भी हो सकती है और अंदर से बाहर भी हो सकती है। अब देखो, कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है वो जंतुओं में भी पाई जाती है और पेड़ पौधों में भी पाई जाती है। फिर देखो, कोशिका झिल्ली में कोशिकांग को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है तो बाहरी और कोशिका झिल्ली होती है तो कोशिकांग को बाहरी आघातों, बाहर से आने वाले अनेक प्रकार के आघातों से उसे सुरक्षा प्रदान करती है। फिर देखो, कोशिका के अंदर के वातावरण को संतुलित भी करती हैं। जो कोशिका होती है तो उसके अंदर के वातावरण को भी संतुलित करती है। कि कौन संतुलित करती है? कोशिका झिल्ली। जैसे प्लाज्मा लैंप, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे प्लाज्मा लैंप, इसका नाम होगा कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। यह फास्फोलिपिड की बनी होती हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है वह किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या होता है? देखो, लिपिड प्रोटीन, फिर लिपिड का प्रोटीन का लिपिड पाया जाता है जिससे वो कोशिका झिल्ली बनी होती हैं। अब देखो, कोशिका भित्ति, सेल वाल क्या होता है। यह सामान्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो कोशिका वाल होती है, सेल वाल होता है, वह हमेशा पादप में ही, पेड़ पौधों में ही पाया जाता है या जंतुओं में नहीं पाया जाता है। जैसे ये कोशिका भित्ति सेल वाल कठोर और अपारगम्य होती है। ये इसका जो त्वचा होती है तो कठोर होती है और उसके अंदर आप अपारगमय होता है। इसका मतलब कि पारगमय नहीं होता है। फिर देखो, जंतु कोशिका कवक, नीलहर्रे, शैवाल कुछ बैक्टीरिया हैं जो जंतु कोशिका है तो उसके अंतर्गत कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। फिर देखो, कोशिका भित्ति शैवाल प्लस हरित पादप। जैसे शैवाल प्लस हरित पादप तो वो किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। कीटों प्लस ईस्ट में काइटिन से बनी होती हैं। जो कीट होते हैं, ईस्ट होते हैं, तो वो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? वो काइटिन से बनी होती है। जीवाणुओं प्लस कवकों में किससे बनी होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से बनी होती हैं। जीवाणुओं में और कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? वो हमारी बनी होती है कार्बोहाइड्रेट से। और जो कीट होते हैं, ईस्ट होते हैं, तो ये इसमें किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति। और शैवाल हो गए, हरित पादप हो गए, तो ये किसकी बनी होती हैं कोशिका भित्ति? तो सेलुलोज की बनी होती हैं। कोशिका भित्ति पादपों में सबसे बाहरी परत होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो पेड़ पौधों में सबसे बाहरी परत होती हैं। ये कठोर होते हैं और अपारगमय होते हैं। ये कठोर होते हैं और और अपारगमय होते हैं। इसका कार्य कोशिका को सुरक्षा करना होता है। कोशिका भित्ति का कार्य होता है कि उस कोशिका की सुरक्षा करे। नोट दिया गया है, ये समझें। कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ साथ लिग्नाइन भी पाया जाता है। कुछ पौधे हैं जिसमें कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ साथ क्या पाया जाता है? और लिग्नाइन क्या होता है? पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है।
लिगानिन वो होता है जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। टाइप देखो, अब कोशिका भित्त के प्रकार देखो। प्रथम कोशिका भित्त सेलुलोज की बनी होती है तथा कवक एवं ईस्ट में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जो प्रथम कोशिका भित्त होती है वो किससे बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। और जो कवक होते हैं कि ईस्ट होते हैं उसमें किसकी बनी होती हैं? तो काइटिन की बनी होती हैं। द्वितीय कोशिका भित्त सेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस लिगानिन। जो द्वितीय कोशिका भित्त होती हैं वो किससे बनी होती है? तो सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, लिगानिन हो गया, इन तीनों के मिक्सचर से बनी है। तृतीय कोशिका भित्त किससे बनी है? जिससे जाइलम नामक पदार्थ से तृतीय कोशिका भित्त बनी है। मध्य पटल किससे बना? तो कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मध्य पटल बना, जो ये होता है मजबूत सीमेंट के आकार का होता है। जैसे कछुआ होता है तो कछुआ की त्वचा किससे बनी होती? तो इसी से बनी होती, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। तो कछुए की त्वचा पर एकदम पत्थर है, सीमेंट है नजर आता है। फिर देखो जीवद्रव्य। जीवद्रव्य कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। जो कोशिका होती है उसके अंदर पाए जाने वाले सारे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देखो, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर हम उसको भी जीव द्रव्य कहते हैं। जैसे इसी जीव द्रव्य में जीवों को सभी जैविक क्रियाएं पूर्ण होती हैं। जो ये जीव द्रव्य भरा रहता है तो इसी के अंदर जीवों की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सारी इसी में पूर्ण होती हैं। इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। इसलिए इसको जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। किसको माना जाता है? जीव द्रव्य को। फिर और आगे आओ देखें। अब देखो, जैसे 1% पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, सोडियम ETC। अब देखो जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? देखो, सबसे पहले जल पाया जाता है। जल कितना होता है? 99%। 99% में 80% जल होता है और 99% कार्बन होता है और 1% पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, इस तरह के आदि प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। फिर दूसरा है कार्बन। कार्बन की मात्रा कितनी होती है जीव द्रव्य में? 20% होती है। फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा 10% होती है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा 80% होती है। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 62% पाई जाती है। फिर देखो जीव द्रव्य। अब देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो फेलिक्स डुजारडिन। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? फेलिक्स डुजारडिन। नामकरण किसने किया था? J.E. पुरकिंजे। जो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? J.E. पुरकिंजे। और जीवन का भौतिक आधार किसने कहा जीव द्रव्य को? तो थॉमस हक्सले। थॉमस हक्सले। और जीव द्रव्य मत किसने दिया? तो विलियम फुल्ज ने दिया। अब देखो जीव द्रव्य के अंतर्गत दो द्रव्य पाए जाते हैं। एक कोशिका द्रव्य होता है, एक होता है केंद्रक द्रव्य। एक को कहते हैं साइटोप्लाज्म, दूसरे को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली प्लस केंद्रक झिल्ली के बीच स्थित द्रव्य को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी को हम दूसरे नाम में कोशिकांग भी कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो स्थित होती है, जैसे उस तरह मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जो कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका झिल्ली होती है और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो स्थित द्रव्य होता है
तो वही हमारा क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। फिर देखो, कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा गया है। जैसे एकोप्लास्ट, एकोप्लास्ट कोशिका भित्ति से सटा होता है। जो एकोप्लास्ट होता है वो कोशिका भित्ति से जस्ट सटा होता है। ये सबसे महीन झिल्ली होती है। फिर आता है 2 नंबर में टोनोप्लास्ट। यह रिक्तिका रसधानी के चारों ओर होता है। यह रिक्तिका रसधानी के चारों ओर होता है। कौन? टोनोप्लास्ट। इसको हम कहते हैं रिक्तिका धानी, भी इसका नाम निकलता है। इसको हम रिक्तिका धानी भी कहते हैं। फिर आता है मीसोप्लाज्मा। मीसोप्लाज्मा एक्टोप्लाज्मा और टोनोप्लाज्मा, एक्टोप्लाज्मा और टोनोप्लाज्मा के बीच में स्थित कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं? मीसोप्लाज्मा कहते हैं। जो एक्टोप्लास्ट होता है और टोनोप्लास्ट होता है, उसके बीच में जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है उसी को हम कहते हैं मीसोप्लाज्मा। फिर कोशिका के निष्क्रिय पदार्थ कौन से होते हैं? ये कोशिका के निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। जो एक्टोप्लास्ट होता है, टोनोप्लास्ट होता है, मीसोप्लाज्मा होता है, तो ये क्या होते हैं? ये कोशिका के निष्क्रिय पदार्थ हैं। फिर आता है केंद्रक। देखो न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को क्रोमेटिन कहा। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। 31 में या फिर 31 में, इस तरह कह सकते हो कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। और बाद में जो फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को क्या कहा? उसने कहा ये क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन धागे हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि केंद्रक का एक आवरण होता है और आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध होता है। जो केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य होता है और जो कोशिका में मिलने वाला द्रव्य होता है, उनके बीच में अवरोध होता है। क्योंकि जैसे ये कोशिका होती है, उसके बीच में केंद्रक होता है, तो केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली पाई जाती है, तो वो अवरोध होता है। दोनों समांतर झिल्लियां होती हैं। जो उन दोनों के बीच झिल्लियां होती हैं वो लेकिन समांतर होती हैं। फिर देखो, जैसे बाह्य झिल्ली, तो जैसे न्यूक्लियस है, जैसे ये हमारी कोशिका है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये बाह्य झिल्ली है। बाह्य झिल्ली इसको हम कहते हैं अंतः द्रव्य जालिका। इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़ी होती हैं। जो बाह्य झिल्ली होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती हैं। और ये जो किनारे किनारे हैं ये हमारे क्या हैं? ये राइबोसोम होते हैं। फिर आगे आता है, और ये किससे जुड़ा होता है? ये राइबोसोम से जुड़ा होता है। जो कोशिका, जो ये हमारी झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली केंद्रक के अंतर्गत, वो हमारी किससे जुड़ी होती है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है और राइबोसोम से जुड़ी होती हैं। फिर हमारा आता है आगे, ध्यान दें। अब जैसे एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें एक ही केंद्रक होता है, किंतु कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, केंद्रक रहित भी होती हैं। लेकिन कुछ जो कोशिकाएं होती हैं वो उसमें कुछ कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे उदाहरण है, स्तनधारी जीवों में आरबीसी ऊंटों को छोड़कर पौधों में चालनी नालिका कोशिकाएं होती हैं। जो स्तनधारी जीव होते हैं, जिसे जो स्तनधारी का मतलब जो स्थल पर रहते हैं, उसमें जो ऊंट होता है, ऊंट के ब्लड में आरबीसी की मात्रा पाई जाती है, लेकिन
ऊंट के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन और सारे ये गलती से, ऊंट के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन और पौधों की चालनी नलिका भी कोशिका होती है। और मनुष्य के आरबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है? तो केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। अगर आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके।